हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे वीकली टॉप करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि अगस्त 1 अगस्त से लेके 16 अगस्त के बीच के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम एमसीक्यू भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की। तो जो 15 अगस्त को सेलिब्रेशन हुआ उसकी थीम थी विकसित भारत। ठीक है, जो कि डेवलप इंडिया के कंसेप्ट को बढ़ावा देता है। और भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत जो है उसको विकसित राष्ट्र की कंट्री देश में शामिल करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। तो 2024 के 15 अगस्त का जो थीम था वो विकसित भारत थीम था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 3 न्यू रामसर साइट्स। तो अभी हाल ही में 3 नए रामसर साइट्स को भारत के द्वारा नामित किया गया है। जो रामसर कन्वेंशन है उसके द्वारा जो है वो स्वीकृति मिली है। तो कौन कौन से है? पहला है नन नंजा रायन बर्ड सेंचुरी, दूसरा है काजूवली बर्ड सेंचुरी। ये दोनों जो है वो तमिलनाडु में है। नंजा रायन बर्ड सेंचुरी, काजूवली बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है। और तीसरा है तवा रिजर्वियर जो कि मध्य प्रदेश में है। तो पहला कौन है? नंजा रायन बर्ड सेंचुरी, दूसरा है काजू वैली बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है। तवा रिजर्वियर जो है वो मध्य प्रदेश में है। और ये भारत के रामसर साइट्स में इनको शामिल किया गया है। तो टोटल जो रामसर साइट्स हैं भारत में उनकी संख्या जो है वो 85 हो गई है। यानी कि इनको मिला के पहले कितनी थी? 83 थी, और ये 82 थी। और इन तीनों को मिला के जो है 85 हो गई हैं। रामसर कन्वेंशन जो है वो आपको 1971 में अस्तित्व में आया। 1971 में रामसर कन्वेंशन जो है अस्तित्व में आया। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि प्रोवाइड कराता है एक फ्रेमवर्क, नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेज। तो ये एक कन्वेंशन है जिसके द्वारा एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जो कि वेटलैंड और उसके रिसोर्सेज, जो उसके संसाधन हैं उनको यूज करने के लिए एक ढांचा देता है, जिसके तहत जो भी रामसर कन्वेंशन साइट घोषित किया जाता है उसमें विशेष प्रावधान और इन फ्रेमवर्क को जो है अप्लीकेबल किया जाता है ताकि उनका संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। अब बात करते हैं एसएसएलवी की। एसएसएलवी मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अभी 16 अगस्त को इसरो ने जो है एसएसएलवी के द्वारा ईओएस अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जिसका नाम है 08 और SR0 सैटेलाइट को जो है वो 475 किलोमीटर के ऑर्बिट में लॉन्च किया है। एसएसएलवी जो है वो आपको जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। यानी कि इसमें जो है 3 चरण होते हैं। और ये जो है आपको सॉलिड प्रोपल्सन स्टेज में काम करता है। यानी कि इसमें सॉलिड जो है ईंधन का उपयोग किया जाता है। इट इज ए लिक्विड प्रोपल्सन बेस्ड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल एज ए टर्मिनल स्टेज। इट कैन हेल्प एड्रेस द वेलोसिटी एज इट प्रिपेयर टू प्लेस द सैटेलाइट। तो ये जो है वीटीएम मॉडल पे काम करता है जो कि अपने वेलोसिटी को एडजस्ट कर लेता है। जब वो लॉन्च होने वाला रहता है तो वो अपने वेलोसिटी को एडजस्ट कर लेता है। ये जो है वो आपको तो ध्यान रखना चाहिए कि ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है और ये सॉलिड प्रोपल्सन स्टेज पे काम करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ईओएस की। ईओएस जो है वो
प्राइमरी पेलोड ऑन मिशन ये 175 किलोग्राम का एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था, जो कि 3 नए टेक्नोलॉजी को ऑनबोर्ड कर रहा था, EO, IR, GNSS-R और SIS-UV डेसीमीटर। ठीक है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड जो कि डिजाइन किया गया है टू कैप्चर इमेज इन मिड वेव एंड लॉन्ग वेव इंफ्रारेड ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट जो भेजा गया है उसमें ये 4 मुख्य चीज़ें लगाई गई हैं, जैसे EO, IR का मतलब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड। तो ये जो स्पेशली डिजाइन किया गया है कि वो इमेज जो है वो मिड वेव और लॉन्ग वेव दोनों इंफ्रारेड के दौरान वो रात और दिन में जो है इमेज को कैप्चर कर सके। 2 GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टमेट्री, ये जो है पेलोड डिमोन्स्ट्रेट हाउ रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स फ्रॉम सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन systems like GPS can be used for application including ocean and wind analysis, oil moisture assessment and monitoring island water bodies। तो इसमें जो GNSS-R तकनीक जो लगाई गई है इसका फुल नेम होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री, जो है इसका फुल नेम है। और इसका जो काम है वो आपको ये रिफ्लेक्टेड सिग्नल को सैटेलाइट से कनेक्ट करता है, और GPS जो है एप्लीकेशन जो होता है जो GPS से जुड़ा होता है उसमें वो वाइंड एनालिसिस, ओशियन वाइंड एनालिसिस, जो समुद्र की हवा है उनको एनालाइज करने के लिए काम करेगा, सॉइल मॉइस्चर को एनालाइज करेगा, और मॉनिटरिंग इनलैंड वाटर बॉडीज को, जो इनलैंड वाटर बॉडीज हैं उनको भी वो मॉनिटराइज करेगा। द थर्ड पेलोड जो इसमें लगाया गया है SIS-UV डोजीमीटर, ये आपको स्टडी करेगा तो अमाउंट ऑफ ultraviolet radiation that will hit the viewpoint of the crew module of in preparation for the गगनयान मिशन। द थर्ड पेलोड जिसमें जो लगाया गया है जिसका नाम है SIC-UV डोजीमीटर, और ये जो है इसका काम क्या है, ये स्टडी करेगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है जो किस मात्रा में आती है उसका ये जो है स्टडी करेगा, जो कि गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। अगला जो न्यूज है उसमें है क्लीन प्लांट प्रोग्राम। तो हाल ही में कैबिनेट ने क्लीन प्लांट परियोजना को अप्रूवल दिया है, जो कि 1765.67 करोड़ के लागत से इस परियोजना को शुरू किया गया है, जो कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी कि MIDH मिशन का ये पार्ट है। इसके तहत 9 वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट क्लीन प्लांट सेंटर को स्थापित किया जाएगा, जो कि पूरे भारत में स्थापित होगा। दिज इंक्लूड ग्रेप्स, जिसमें जो फोकस्ड एरिया है उसमें आपको NRC पुणे, टेम्परेट फ्रूट्स जैसे एप्पल, आलमंड, वालनट्स ETC, CITH श्रीनगर और मुक्तेश्वर में इसकी स्थापना की जाएगी। साइट्रस फ्रूट में आपको CCIR नागपुर एंड CIAH बीकानेर में इसकी स्थापना की जाएगी। मैंगो, गावा, अवाकाडो IIHR बेंगलुरु में इसकी स्थापना की जाएगी। मैंगो, गावा, लीची लखनऊ में भी इसकी स्थापना की जाएगी। पोमीग्रेट सोलापुर, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स वो आपको ईस्टर्न घाट में। तो ये 9 जो वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसमें जो मुख्य फसल हैं, जो फल हैं, उनको जो है मुख्य रूप से इसको उत्पादित किया जाएगा और उसको बढ़ोतरी की जाएगी।
It further read that the CPP will have 3 component। जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम है इसके मुख्य 3 घटक है। पहला क्या है, तो क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करना, जिसके तहत 9 क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद उनको सर्टिफिकेशन देना एंड लीगल फ्रेमवर्क स्थापित करना। उसके बाद आपको इन्हांस इंफ्रास्ट्रक्चर, उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। द प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय, इस प्रोग्राम को जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है इम्प्लीमेंट करेगा इन एसोसिएशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि ICAR के सहायता से नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा इस प्रोग्राम को लागू किया जाएगा। कौन सा प्रोग्राम, तो क्लीन प्लांट मिशन, क्लीन प्लांट मिशन। अगली खबर है गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में। इसके बारे में कहा गया है कि गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है उसको हाल ही में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया है, जो कि गुरु घासीदास तैमूर टाइगर पिंगला रिजर्व, जो कि पहले से जो नेशनल पार्क था विथ ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि छत्तीसगढ़ का चौथा रिजर्व घोषित किया गया है और ये बिग कैट के लिए विख्यात है। ठीक है, इसकी जो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 2829 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आपको महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जैसे जो जिले हैं उन जिलों में इसका जो क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश का नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो कंट्री का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो कि 3,296.31 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में है वो देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो कि 2,837 स्क्वायर 37.1 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और बोथ है 58 टाइगर्स, मतलब मानस टाइगर रिजर्व और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व में जो है वो आपको 58 टाइगर रिजर्व हैं। तो ये आपको गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में बात हो रही है, जो कि छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना की मंजूरी दी गई है और ये तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा देश का। पहला कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, दूसरा जो है वो आपको मानस टाइगर रिजर्व असम का, और तीसरा जो है वो आपको गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व के रूप में दी गई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में। नियरली 2 years after Tuskar was found dead, a range officer and 2 of forest of guards have been suspended for allegedly burning its carcass in the बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और इसमें 2 साल पहले जो है ये एक जो टाइगर था जिसका नाम था तुस्कर, उसको मृत पाया गया था, जिसमें 2 फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जो है वो सस्पेंड हो गए थे। ये इट इज सेट टू मिडिल ऑफ द कैमूर हिल रेंज ऑफ उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये उमरिया मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट के कैमूर हिल के मध्य में स्थित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो 2 अदर मेजर प्रोटेक्टेड एरिया से सटा हुआ है, जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व
ऑन साउदर्न साइड एंड संजय नेशनल पार्क जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में इसके है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो आपको कान्हा टाइगर रिजर्व और संजय नेशनल पार्क से सटा हुआ है, जो कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जो आपको दक्षिण क्षेत्र में है वो कान्हा टाइगर रिजर्व है, और नॉर्थर्न ईस्टर्न क्षेत्र में संजय नेशनल पार्क स्थित है। मेजर स्पेसिस जो है वो आपको टाइगर में लियोपार्ड, ढोल जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं वो आपको बंगाल इंडियन फॉरेस्ट, स्लोथ बियर, स्मूथ कोटेड अदर, इंडियन रॉकी पाइथन, ये सारे जो जानवर है वो आपको पाए जाते हैं। अगली खबर है पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के बारे में। पायरो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड के बारे में। तो अभी हाल ही में आपको वाइल्ड लाइफ जो यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के बीच में जो जंगल हैं वहाँ बहुत घना आग लगा हुआ था, ठीक है, और वहाँ पे पायरो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड को देखा गया है। दिस क्लाउड कैपेबल फॉर जनरेटिंग थंडरस्टॉर्म एंड स्पार्किंग फ्यू फायर्स। इस क्लाउड से जो है वो तूफान आ सकता है और स्पार्किंग फ्यू फायर्स हैव बीन बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन, और ये कॉमनली रूप से इसको देखा जा रहा है और ये इसका प्रकोप देखा जा रहा है। पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है वो एक्सट्रीम हीट उत्पन्न करता है, वाइल्ड लाइफ और वोल्केनिक इरप्शन उत्पन्न करता है, कॉजिंग हॉट एयर, हवा को गर्म कर देता है, स्मोक एंड ऐश टू राइज एंड कूल लीडिंग टू क्लाउड फॉर्मेशन। जो गर्म हवा है, जैसे जंगल में आग लग गया, जो उसका धूल कण है तो वो ऊपर उठेगा, गर्म होगा तो ऊपर उठेगा, और ऊपर उठेगा तो वो आपको बादल का फॉर्मेशन करेगा। दिस क्लाउड कैन प्रोड्यूस लाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड्स स्प्रेडिंग फायर फर्दर, और इससे जो है फिर से फायर जो है वो आपको प्रोड्यूस होगा। दिस राइज ऑफ ऑक्यूरेंस। इसके बाद अगली खबर है कृषि डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम के बारे में, KDSS, कृषि डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम। तो क्या है कृषि डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम? एग्रीकल्चर्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर्स एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज लॉन्च्ड द डिजिटल जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म कृषि डिसीजन सपोर्टिंग सपोर्ट सिस्टम। तो कृषि मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने कृषि मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जियो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म स्पेशली डिजाइन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। ये अपने प्रकार का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारतीय कृषि के लिए डिज़ाइन किया गया है, और ये प्लेटफॉर्म जो है आपको कंप्रिहेंसिव डाटा प्रोवाइड कराएगा, जैसे सैटेलाइट इमेज, वेदर इंफॉर्मेशन, रिजर्व स्टोरेज, ग्राउंड वाटर लेवल, soil health information which can be easily accessed from anywhere in at time। तो जो कृषि KDSS क्या है? कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ये कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय के द्वारा और कृषि मंत्रालय के एग्रीकल्चर और फार्मर्स विभाग के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है वो आपको जानकारी दी जाएगी। तो सैटेलाइट इमेज का जानकारी होगा, वेदर इंफॉर्मेशन, मौसम कैसा रहेगा, रिजर्वियर स्टोर, जैसे आसपास की जो तालाब हैं, जो पानी के स्टोर हैं, वो उसमें कब कब पानी जो है स्टोरेज कितना रहेगा, ग्राउंड वाटर का लेवल कितना होगा, मिट्टी मृदा की जो अवस्था है उसके बारे में, उसके हेल्थ के बारे में जानकारी होगी। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला खबर है DDoS अटैक। DDoS अटैक क्या है? तो इसका फुल नेम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस ये एक साइबर अटैक है। हाल ही में एलन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पेस कंडक्ट किया था एक्स पे,
और उस पे जो है वो बहुत सारे ग्लिचेज आए थे, ठीक है। और उस ग्लिचेज का जो कारण था वो मैसिव डीडीओएस अटैक था, मैसिव डीडीओएस अटैक। यानी कि जो डीडीओएस था, डीडीओएस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। तो ये टाइप ऑफ साइबर अटैक है जहाँ की मल्टीपल कंप्रोमाइज डिवाइस के द्वारा, मतलब साइबर हैकर्स क्या करते हैं कि कई सारे डिवाइस को के साथ एक साथ जो है वो जो टारगेटेड सर्वर होता है, जैसे एक्स का जो सर्वर है, तो उस सर्वर पे ये जो है आपको ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, वो एक साथ उस सर्वर पर जो है अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, जिसका कारण क्या होता है कि जो सर्वर का स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है और जो इनएक्सेसिबल हो जाता है। जैसे एक साथ कई सारे यूजर जब उस डाटा को उस सर्वर पे जो है एक्सेस करेंगे, तो जो यूजर होंगे उनका एक्सेस जो एक्सपीरियंस होगा ना वो काफ़ी डिल्यूट हो जाएगा, तो वो ग्लिचेस आना शुरू हो जाएगा। तो ऑडियो ग्लिच का सामना करना पड़ा था। तो इस संदर्भ में इस टर्म को जो है देखा जा रहा है डी ओ एस अटैक। तो ये दो, एक नंबर आपको जाना है कि ये जो है एक साइबर अटैक है, ठीक है। और ये जो है इसका फुल नेम क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, DDoS जो है वो एक साइबर अटैक है और इसका फुल नेम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। और ये हाल ही में आया हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या है कि एक साथ टारगेट सर्वर पर कई सारे जो है जो डिवाइसेस के द्वारा, कंप्रोमाइज डिवाइसेस को बोला जाता है, उसके द्वारा एक साथ जो है डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि जो लेजिटिमेट यूजर होते हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो डिल्यूट हो जाता है, ठीक है। अगली खबर के बारे में हम देखते हैं। चाइना टेस्ट लार्जेस्ट अनमैन्ड कार्गो ड्रोन फॉर सिविलियन यूज। तो चाइना ने हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया है अनमैन्ड कार्गो ड्रोन को, जो कि सिविलियन यूज के लिए डिज़ाइन किया गया था। और इसको जो है सिचुआन टेंगडेन साइंटेक इनोवेशन कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो चाइना ने अनमैन्ड कार्गो ड्रोन को सिविलियन यूज के लिए टेस्ट किया है और इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो निर्माण है वो आपको सिचुआन टेंगडेन साइंटेक इनोवेशन कंपनी के द्वारा किया गया था। 3 इंजन कार्गो ड्रोन जो कि चाइना के द्वारा दिया गया था। 3 इंजन, इसमें 2 इंजन लगा हुआ था। अब बात करते हैं पर्सन्स इन न्यूज, यानी कि इस बीच कौन कौन से लोग जो थे वो चर्चा में थे। तो सबसे पहले बात आती है के नटवर सिंह के बारे में। तो ये कांग्रेस के लीडर थे और पूर्व विदेश मंत्री थे के नटवर सिंह, जो कि हाल ही में 10 अगस्त को इनका निधन हो गया और ये 93 ईयर्स के थे, यानी कि 93 साल के उम्र में इनका निधन हो गया। इन्होंने एक्सटर्नल मिनिस्टर विदेश मंत्री के रूप में 2004-5 में अपना योगदान दिया था और ये इसके साथ साथ कई सारे मंत्रालय में भी मंत्री रह चुके हैं। इनको पद्म विभूषण जो है दिया गया था, हेड ऑफ प्रोप्राइटी कमिटी ऑफ द नन अलायंस समिट इन न्यू दिल्ली। 1983 में ये NAM समिट में जो है वो हेड थे और इसके बाद इनको पद्म विभूषण का पुरस्कार जो है वो दिया गया। तो आप के नटवर सिंह जो थे वो आपको 10 अगस्त को इनकी मृत्यु हुई 93 ईयर्स के युग में और इनको पद्म विभूषण 1983 में दिया गया था, ठीक है। तो राहुल नवीन के बारे में, ये एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ द ED हैज़ बीन अपॉइंटेड द फुल टाइम चीफ ऑफ ED। तो राहुल नवीन जो हैं उनको ED का फुल टाइम चीफ बनाया गया है, जो कि पहले क्या थे, एक्टिंग डायरेक्टर थे, ठीक है। श्रेथा थावी थावीसीन के बारे में जानते हैं। श्रेथा थावीसीन, प्राइम मिनिस्टर श्रेथा थावीसीन ऑफ थाईलैंड हैज़ रिमूव्ड by Thailand Constitutional Court for appointing a former lawyer who's serving jail time to his cabinet।
तो अभी श्रेष्ठा थाविलिन जो है उनको उनके पद से जो है वहाँ की कोर्ट ने हटा दिया है। क्यों हटाया है? क्योंकि इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया था जो कि जेल जा चुके थे। ही हैज़ बिकम द फोर्थ थाई प्रीमियर इन 16 ईयर्स टू रिमूव्ड बाय वर्डिक्ट ऑफ द सेम कोर्ट। तो एक ही कोर्ट के द्वारा 16 साल में चौथी बार चौथे व्यक्ति ये बन गई हैं जिनको ये जो कोर्ट ने है अपने पद से हटाया था। तो नाम याद रखिएगा, श्रेष्ठता था थाविसिन श्रेष्ठा थाविसिन, और ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री पद से इनको हटाया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पेंटोगटान सीनावात्रा। पेंटोगटान सीनावात्रा। तो पेंटोगटान सीनावात्रा जो हैं वो बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। तो अभी जो है एक को तो कोर्ट ने हटा दिया, अब इनको पेंटागटान सीनावात्रा को जो है वो आपको थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और ये जो है वो 37 साल की उम्र में ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी है और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो ये जो है यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री और इनका नाम है पेंटोगटान सीनावात्रा। पेंटोगटान सीनावात्रा। तो अभी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में निम्न में से कौन चर्चा में रहे, तो या थाईलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो आपको पेंटागटान सीनावात्रा का नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये 37 साल की उम्र में इन्होंने सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है वहाँ अपना स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, अगली खबर है कि हाल ही में हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है वो विदेश यात्रा की थी और उसमें उन्होंने 3 देशों की यात्रा की थी। तो उसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन है कि द्रौपदी मुर्मू स्टेट विजिट टू फिजी। सबसे पहले ये फिजी गई थी, फिर न्यूजीलैंड गई थी और फिर तिमोर लास्ते गई थी। ठीक है, तो जब फिजी ये गई तो वहाँ पे 6 अगस्त 2024 को इनको जो है दिस मार्क्स द फर्स्ट एवर विजिट ऑफ एन इंडियन हेड ऑफ द स्टेट टू फिजी। तो ये भारतीय हेड ऑफ स्टेट की पहली फिजी यात्रा थी। शी वाज ऑनर्ड विथ फिजी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड से नवाजा गया, जो कि वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और इसको जो इस अवार्ड को देने वाले का नाम क्या है? तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था रातू विलियम मैवलिली कैटोनीवरे। रातू विलियम मैवलिली कैटोनीवरे। रातू विलियम मैवलिली कैटोनीवरे। तो वहाँ के जो वो फिजी के जो प्रधान राष्ट्रपति थे उनके द्वारा जो है इस सिविलियन अवार्ड को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। और ये भारत की पहली जो स्टेट ऑफ द हेड थी जो कि फिजी की यात्रा पे गए थी। शी प्रेज द डिटर्मिनेशन एंड रिसाइलेंस ऑफ द गिरमिटिया इंडेंचर्ड लेबर हु अराइव्ड इन फिजी 145। तो गिरमिटिया जो लेबर थे जो कि भारत से 145 साल पूर्व गए थे उनको वो इन्होंने सम्मान दिया। द प्रेसिडेंट लैंडेड। उसके बाद जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो आपको न्यूजीलैंड गई 8 अगस्त को। 8 अगस्त को न्यूजीलैंड गई और वहाँ पे इनको गवर्नर जनरल डैम सिंडी कीरो के द्वारा ट्रेडिशनल सेरेमनी में जिसका नाम है माओरी पोहिरो सेरेमनी में रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो ये न्यूजीलैंड गई और यहाँ पे इनको रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया जो कि वहाँ का ट्रेडिशनल सेरेमनी है जिसको बोला जाता है माओरी पोहिरो। उसमें इनको रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। द प्रेसिडेंट रिच दिल्ली
तैमूर लास्टे, दिल्ली तैमूर लास्टे। तो न्यूजीलैंड के बाद जो है 10 अगस्त को राष्ट्रपति जो है वो दिल्ली तैमूर लेस्ते गई। वहाँ पे फाइनल लेग ऑफ द हर विजिट, जो मतलब उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव था। दिस इज द फर्स्ट एवर विजिट बाय एन इंडियन हेड ऑफ द स्टेट इन दिस कंट्री, जो भारत के पहली हेड ऑफ स्टेट थी जो कि दिल्ली तिमोर लेस्ते देश में यात्रा करने वाली बन गई। तो कौन? तो हम भारत की वर्तमान राष्ट्रपति जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और ये 10 तारीख को गए थे। यहाँ पे इनको वहाँ पे ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तैमूर लेस्टे, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तैमूर लेस्टे, जो कि कंट्री का सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड है, उससे नवाजा गया। तो जहाँ भी ये गई वहाँ के सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड से इनको नवाजा गया। तो ये टर्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे माओरी पोहिरी क्या है, तो ये न्यूजीलैंड का एक ट्रेडिशनल सेरेमनी है जिसमें सम्मानित किया गया। फिर ये तिमोर लेस्ते जो है वो आपको पहली राष्ट्रपति बनी जो भारत की, जिन्होंने यात्रा की, ठीक है। और ये सिविलियन अवार्ड जो है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द तिमोर लेस्ते, जो कि सिविलियन अवार्ड से राष्ट्रपति को नवाजा गया। इसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज उदार शक्ति के बारे में। एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 के बारे में। तो ये क्या है? ये जॉइंट एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच, विच वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 5 से 9 अगस्त। और ये क्वांटम मलेशिया में इसका आयोजन हुआ था। और ये आपको इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ। तो आप अगर पूछा जाए उदार शक्ति 2024, तो ये जॉइंट एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियन एयर फोर्स के बीच में, जो कि क्वांटम मलेशिया में आयोजित हुआ था और भारत ने सुखोई M30 MKI फाइटर के साथ भाग लिया था। ठीक। अगली खबर है मोहम्मद यूनुस के बारे में। तो मोहम्मद यूनुस को वर्तमान में जो है बांग्लादेश में जो सरकार का तख्ता पलट हुआ था, तो उसमें अंतरिम सरकार का सलाहकार नियुक्त किया गया है। और ये मोहम्मद यूनुस जो थे वो आपको 2006 में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था है। और ये जो है चीफ एडवाइजर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश बन गए हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक। ये ग्रामीण बैंक के जो है वो खोजकर्ता थे और इसकी स्थापना इन्होंने 1983 में की थी। और इसके द्वारा ये ग्रामीण जो गरीब लोग थे उनको छोटे छोटे लोन देते थे, जिसको माइक्रो क्रेडिट का नाम इनको दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य के बारे में। तो ये बुद्धदेव भट्टाचार्य जो थे वो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के पूर्व CM थे और CPIM के लीडर थे, जिनका निधन जो है वो आपको 8 अगस्त को 80 साल की उम्र में हो गया। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व CM थे, CPIM के नेता थे और 8 अगस्त को 80 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। 2022 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, हालांकि इन्होंने सम्मान लेने से मना कर दिया। 2022 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था, हालांकि इन्होंने सम्मान लेने से मना कर दिया गया। उसके बाद बात करते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भरतनाट्यम की वेटरन यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनका निधन हो गया था 3 अगस्त को, 3 अगस्त 2024 को। ये 84 साल में की एज में इनका निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो पद्मश्री से नवाजा गया था इनको 28 साल की उम्र में 1968 में 1968 में इनको नवाजा गया था पद्मश्री से। उसके बाद पद्म भूषण से 2001 में इनको नवाजा गया, पद्म विभूषण से 2016 में नवाजा गया। शी हैज ऑल्सो रिसीव्ड संगीत नाटक अकादमी 1977। तो इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1977 में दिया गया था। तो यामिनी कृष्णमूर्ति कौन थी? तो ये आपको भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी
और इनका निधन 3 अगस्त 2024 को हुआ। 84 साल की एज में इनका निधन हो गया। इनको जो है 28 साल की उम्र में 1968 में पद्म श्री दिया गया था। फिर उसके बाद 2001 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। पद्म विभूषण जो है वो 2016 में दिया गया था। और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है 1977 में इनको मिला था। उसके बाद बात करते हैं चाला श्रीनिवासुलु शेट्टी के बारे में। तो इनको जो है ACC अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज बीन अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ चला श्रीनिवासुलु शेट्टी एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इनको जो है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और ये जो है वो आपको वर्तमान चेयरमैन विनय खरा का स्थान लेंगे, जो कि 28 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, अगली खबर है भारत में ओलंपिक, जो पेरिस ओलंपिक अभी वर्तमान में संपन्न हुआ है, तो उसमें भारत का जो है क्या स्थान रहा, क्या प्रदर्शन रहा, उसके बारे में है। तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में, जो कि जुवेलिन थ्रो में इन्होंने 89.48 मीटर का थ्रो फेंका। और ये जो है आपको फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जो कि गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं ओलंपिक में। यानी कि ओलंपिक में गोल्ड और सिल्वर मेडल दोनों मेडल जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बन गए हैं। अरशद नदीम जो थे वो पाकिस्तान के, अरशद नदीम पाकिस्तान के जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, वो अपने देश में उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 92.97 मीटर इन्होंने जुवेलिन थ्रो फेंका। और ये जो है पाकिस्तान के पहले मेडल विजेता हैं जो कि 1992 के बाद किसी भी खेल ओलंपिक में इन्होंने ऐसा पदक जो है वो जीता है। तो इनका नाम क्या है, तो गोल्ड मेडल जीतने वाले नाम है अरशद नदीम, इनका नाम है। उसके बाद बात करते हैं इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता पुरुष ओलंपिक में। और ये स्पेन को हराते हुए 2-1 से स्पेन को हराते हुए ये विक्ट्री जो है वो आपको भारत का इंडिया 13 मेडल ओलंपिक मेडल इन हॉकी, मतलब भारत का 13वां मेडल हॉकी में ये हुआ। और 4th ब्रॉन्ज एंड सेकेंड कंसेक्यूटिव ब्रॉन्ज आफ्टर विनिंग वन ऑफ द टोक्यो 2020 टोक्यो के बाद ये दूसरा ब्रॉन्ज मेडल है। फर्स्ट टाइम 1972 के बाद पहला ऐसा हुआ जो भारत ने 2 बार बैक टू बैक मेडल हॉकी में जीता। अमन सहरावत जो है इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है मेंस फ्री स्टाइल 57 kg इवेंट्स में। पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। और रेसलिंग टूर्नामेंट में इन्होंने जीता है। ये भारत के सबसे यंगेस्ट मेडल विनर बन गए हैं, अमन सहरावत। दिस वाज द फर्स्ट मेडल इन रेसलिंग इन पेरिस 2024 रेसलिंग। दिस वाज द इंडिया 8th मेडल इन द ओलंपिक। 2024 में रेसलिंग में भारत का ये पहला मेडल था और ओलंपिक में ये भारत का 8वां मेडल था। तो मेडल तालिका में अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका यानी कि अमेरिका ने 40 गोल्ड मेडल जीते। उसके बाद आपको सिल्वर 44 जीते, ब्रॉन्ज जो है वो 42 जीते। और टोटल 126 मेडल इन्होंने जीता। तो 40 इन्होंने गोल्ड जीता, चाइना ने भी 40 जीता और अमेरिका ने भी 40 गोल्ड जीता। सिल्वर 44 अमेरिका ने जीता और चाइना ने है 27 जीता। ब्रॉन्ज जो है वो 24 चाइना ने जीता, 42 अमेरिका ने जीता। टोटल 126 अमेरिका का। फिर उसके बाद से चाइना जो है 2 नंबर पे 91 मेडल्स इन्होंने जीता। तीसरे नंबर पे है वो जापान रहा टोटल 45 मेडल के साथ, जो कि जिसमें कि 20 गोल्ड थे। भारत जो है वो 71 रैंक पे था, और टोटल 6 मेडल भारत ने जीते, जिसमें
5 ब्रोंज, 1 सिल्वर और 0 यानी कि गोल्ड जो है उसमें भारत का खाता नहीं खोल पाया। ठीक है, भारत का खाता नहीं खोला। तो पेरिस ओलंपिक की बात की जाए, अगर सीक्वेंस से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीता? तो अमेरिका ने जीता, फिर चाइना ने जीता, फिर जापान ने जीता। पहला अमेरिका, फिर चाइना, फिर जापान। तो पहला अमेरिका 126, 91 चाइना और जापान आपको 45 हो जाएगा। भारत का सिर्फ 6 और वो भी ब्रॉन्ज में 5 और 1 जो है वो सिल्वर में। ठीक है, अगली खबर है कि कुछ ऐसे जगह हैं जिन जो कि फेमस थे, चर्चा में थे। पहले है तुंगभद्रा डैम के बारे में। ये जो है तुंगभद्रा डैम क्यों चर्चा था ये जो आपको है कर्नाटका के कोप्पर जिले डिस्ट्रिक्ट, कोप्पर डिस्ट्रिक्ट आफ्टर वन ऑफ द 33 क्रीट गेट्स ऑफ द तुंगभद्रा डैम वाज वाश्ड अवे। जो अभी बाढ़ आई थी तो वहाँ के कोप्पर डिस्ट्रिक्ट में इसके जो 33 गेट्स थे वो जो हैं वो टूट गए। द डैम इज लोकेटेड अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर विच इज फॉर्म बाय द confluence of the Tung and रिवर तुंगभद्रा रिवर नियर सिमोगा इन द वेस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट के सिमोगा के नियर जो है वो तुंगभद्रा रिवर पे तुंगभद्रा डैम का निर्माण किया गया है। तुंगभद्रा रिवर फ्लोइंग इनटू द कृष्ण रिवर एट संगमलेश्वरम इन आंध्र प्रदेश हैज़ ए कैचमेंट एरिया ऑफ नियरली 70,000 स्क्वायर फीट। उसके बाद है ननकाई ट्रॉट। तो जापान गवर्नमेंट ने वार्निंग इशू किया है, कंट्री के फर्स्ट इवर मेगा क्यूब एडवाइजरी जारी किया है 8 अगस्त को। आफ्टर ए मैग्नीट्यूड 7.1 अर्थ क्यूब जो है वो स्टक डाउन हुआ था इस पे। तो ननकाई ट्रॉफ जो है ये आपको यहाँ पे 7.1 जो है भूकंप का झटका महसूस किया गया है। ननकाई ट्रॉफ इज एन अंडरग्राउंड सबडक्शन जोन। ये अंडरग्राउंड सबडक्शन जोन है जो कि नियरली 900 मीटर लंबा है, वेयर द यूरेशियन प्लेट्स कोलाइड्स विद द फिलीपींस सी प्लेट पुशिंग द लेटर अंडर द फॉर्मर एंड इनटू द अर्थ मेंटर। यहाँ ये जो ननकाई ट्रॉफ जो है यहाँ पे यूरेशियन प्लेट और फिलीपींस के सी प्लेट जो है वो आपस में टकराए हैं, जिसके वजह से 7.1 का अर्थक्वेक जापान में देखा गया है। उसके बाद बात करते हैं सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश छोड़ दी और सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में इसका चर्चा हुआ, क्योंकि इनका आरोप था कि अमेरिका ने जो है बांग्लादेश की सरकार को गिराने में जो है वो अपना योगदान दिया है। और इसका विवाद जो है सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में इन्होंने कहा कि अमेरिका का नज़र जो था वो सेंट मार्टिन आइलैंड के पर था। ये सेंट मार्टिन आइलैंड जो है वो कहाँ लोकेट करता है? नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन ऑफ द बे ऑफ बंगाल। बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये आपको लोकेट है, स्थापित है। क्लोज द बॉर्डर बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर के करीब ये सेंट मार्टिन आइलैंड जो है वो स्थित है। इट इज 9 किलोमीटर अवे फ्रॉम द साउथ टिप ऑफ बांग्लादेश कॉक्स बाजार पेनिसुला। मतलब कॉक्स बाजार के 9 किलोमीटर के रेंज में ये स्थित है सेंट मार्टिन आइलैंड, जो कि म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर पे स्थित है। ठीक है, अगली खबर है मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। मुल्ला पेरियार डैम जो कि एक ओल्ड एज इशू है, जो कि पार्लियामेंट में इसके बारे में मॉनसून सेशन में इस चर्चा हुई थी। केरला मेंटेन दैट 130 ईयर ओल्ड डैम इज अनसेफ। तो केरला ने कहा कि ये जो 130 साल पुराना डैम है वो जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, इसकी जगह पे नया डैम बनाना चाहिए। तमिलनाडु ने कहा नहीं,
इट डिमांड बिल्ड टू न्यू तमिलनाडु अपोज, तमिलनाडु ने कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुल्ला पेरियार डैम जो है वो आपको पेरियार नदी जो कि केरला में है उस वहाँ ये बना हुआ है, बट ऑनरशिप एंड ऑपरेशन राइट्स बिलोंग्स टू तमिलनाडु। लेकिन जो इस डैम का जो ऑनरशिप है और ये इसका ऑपरेशन जो है वो तमिलनाडु के पास है और केरला में ये पड़ता है। द डैम कंस्ट्रक्टेड 1895। तो मुल्ला पेरियार डैम जो है वो 1895 में ब्रिटिश रूल के समय बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ से पानी को डाइवर्ट करके वेस्ट फ्लाइंग पेरियार टू अराइड रीजन ऑफ तमिलनाडु फॉर इरिगेशन। सिंचाई के लिए तमिलनाडु में पानी लाने के लिए इस डैम को बनाया गया था। तो ये देख लीजिए आप, ये तमिलनाडु हो गया और ये केरला हो गया। ये इडुक्की रिजर्वियर हो गया, पेरियार टाइगर रिजर्व यहाँ पे स्थित है। मुल्ला पेरियार डैम जो है वो यहाँ पे है, मुल्ला पेरियार डैम यहाँ पे है और यहाँ से ये पानी जो है ये सीधे तमिलनाडु में जाता है, ठीक है, तमिलनाडु में जाता है। तो ये पड़ता तो है आपको केरला में, लेकिन इसका जो रख रखाव है वो आपको तमिलनाडु के पास है। तो ये मुल्ला पेरियार डैम जो है वो तमिलनाडु के रख रखाव में है और तमिलनाडु ने कहा है कि नहीं इस पे नया डैम नहीं बनना चाहिए। केरला ने कहा ये डैम बहुत पुराना हो गया है, संसद में इसको नया आप बनवाइए, क्योंकि ये 130 साल पुराना हो गया, क्योंकि ये जो बना था वो आपको 1895 में बना था, 1895 में बना था और ब्रिटिश रूल के टाइम में। इसके बाद बात करते हैं रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग के बारे में। तो सबसे पहले बात की जाएगी वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के बारे में। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है 25 इशू ऑफ पब्लिकेशन टाइटल वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023, जो कि ये डाटा देता है वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स सच एज पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग आदि चीज़ों पे ये जानकारी देता है कि जो पॉपुलेशन है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2036 तक भारत की जो जनसंख्या है वो 152.2 करोड़ हो जाएगी। 2036 तक भारत की जो जनसंख्या है 152.2 करोड़ हो जाएगी और इसमें जो है फीमेल की जनसंख्या है उसमें इम्प्रूव होगा, यानी कि 48.8% जो है वो जो फीमेल की जनसंख्या है वो हो जाएगा। और वर्तमान में 48.5% जो है वो फीमेल की जनसंख्या है, जिसमें 48.5% से 48.8% हो जाएगा। भारत की जो पॉपुलेशन है 36 में वो आपको फेमिनिन कंपेयर टू 2021 पॉपुलेशन रिफ्लेक्टेड इन द सेक्स रेशियो, जो वर्तमान में सेक्स रेशियो है 943 2011 के अनुसार, जो 2036 में 952 हो जाएगी। ये पॉजिटिव ट्रेंड दर्शाता है, इस रिपोर्ट में कहा गया है, ठीक है। अगली रिपोर्ट है नेशनल रैंकिंग इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क के बारे में। तो ये रैंकिंग जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। 2024 का रैंक जो है वो जो है आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जारी किया है। दिस इज द 9th कंसेक्यूटिव एडिशन ऑफ द रैंकिंग of for higher education. 3 new category, namely open university, state public university and skill university were added. तो पहले जो रिपोर्ट जारी की जाती थी उसमें 3 नए कैटेगरी को शामिल किया गया है। पहला है ओपन यूनिवर्सिटी, दूसरा स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और तीसरा है स्किल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसके साथ ही टोटल 16 कैटेगरी हो गई हैं, यानी कि इसके पहले 13 कैटेगरी थी जो कि 16 कैटेगरी हो गई हैं। टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन इन वेरियस कैटेगरी एंड सब्जेक्ट डोमेन। अगर बात कर जाए ओवरऑल फर्स्ट रैंक किसका है, तो आईआईटी मद्रास जो है वो फर्स्ट रैंक का है। सेकंड रैंक आईआईसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलोर आया है। आईआईटी मुंबई जो है वो आपको थर्ड रैंक पे है। यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो आपको यूनिवर्सिटी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पे है।
दूसरे रैंक पे आपको जेएनयू है, तीसरे रैंक पर जामिया मिलिया इस्लामिया है। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु पहले रैंक पे है। दूसरे रैंक पे है जादवपुर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल। तीसरे पे है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। ठीक है। चौथा आपको कैटेगरी जो है उसमें ओपन यूनिवर्सिटी में इग्नू जो है वो फर्स्ट रैंक पे है, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल दूसरे पर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी गुजरात तीसरे नंबर पे है। स्किल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र पहले नंबर पे, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा दूसरे नंबर पे, भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी राजस्थान तीसरे नंबर पे। कॉलेज की बात की जाए तो हिंदू कॉलेज दिल्ली पहले स्थान पे है, मिरांडा हाउस दूसरे स्थान पे, सेंट स्टीफन कॉलेज जो है वो तीसरे स्थान पे, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज जो है वो तीनों हैं, पहले हिंदू कॉलेज, दूसरा मिरांडा और तीसरा संत स्टीफन कॉलेज। इनोवेशन इंस्टीट्यूट में आपको आईआईटी बॉम्बे पहले स्थान पे, आईआईटी मद्रास दूसरे स्थान पे, आईआईटी हैदराबाद तीसरे स्थान पे। इंजीनियरिंग कैटेगरी में अगर देखा जाए तो आईआईटी मद्रास पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे स्थान पर बॉम्बे का स्थान आता है। तो ये रैंकिंग ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। अगली खबर है 17th नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में। ठीक है, फिल्म अवार्ड के बारे में। तो जो ये अवार्ड है वो 2022 का अवार्ड घोषित किया गया। नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो 1954 में पहली बार दिया गया था, जो कि स्टेट अवार्ड के रूप में दिया गया था। नरगिस ने पहला अवार्ड जो है बेस्ट एक्ट्रेस का जीता था फॉर द फर्स्ट परफॉर्मेंस एज ए सिजोफ्रेनियम पेशेंट्स इन रात और दिन। तो रात और दिन मूवी में नरगिस ने पहला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। ठीक है। और उसके बाद से उत्तम कुमार ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था एंटोनी फिरिंगी फिल्म के लिए। चिरियंखा और फिरंजी के लिए इन्हों को जो है एंटोनी उत्तम कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। द फर्स्ट इवर बेस्ट फीचर फिल्म विनर वाज मराठी मूवी जिसका नाम था सयामची आई। द मोस्ट अवार्डेड फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ अवार्ड रेमेन आशुतोष गोवारिकर लगान विच रिसीव 8 ऑनर्ड इन 2008। तो लगान को आशुतोष गोवारिकर का फिल्म थी, उसको 2002 में 8 अवार्ड मिले थे। ठीक है। तो 2022 का जो अवार्ड है जो कि अभी घोषित किया गया 17वां, उसमें देख लेते हैं। तो बेस्ट फीचर एक्टर के रूप में ऋषभ शेट्टी कंटारा फिल्म के लिए इनको दिया गया है। बेस्ट फीचर एक्ट्रेस निथ्या मेनन इन तिरुचित्रम्बलम एंड मानसी पारेख इन कच्छ एक्सप्रेस। बेस्ट फीचर डायरेक्टर सूरज बरजातिया ऊंचाई के लिए दिया गया है। बेस्ट हिंदी फिल्म में गुलमोहर जो कि मनोज वाजपेयी की फिल्म है। बेस्ट क्रिटिक दीपक दुआ। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी बेस्ट बुक ऑन सिनेमा। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म आयना। तो ये सारे आपको अवार्ड्स है, इसको याद करना होगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड जो है वो 4 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला है विज्ञान रत्न फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, विज्ञान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट, विज्ञान श्री फॉर साइंटिस्ट फॉर ऑल एजेज, विज्ञान युवा फॉर 45। विज्ञान युवा उसको दिया जाता है जो 45 साल से कम उम्र के वैज्ञानिक है। विज्ञान टीम जो है वो कोलैबोरेशन रिसर्च वर्क के लिए दिया जाता है। ठीक है। द अवार्ड सेरेमनी विल बी हेल्ड इन राष्ट्रपति भवन, और ये 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति भवन में पहले स्पेस डे के रूप में जब मनाया जाएगा तो उसमें सेरेमनी होगा, उसमें इस अवार्ड को दिया जाएगा। These 3 new awards were instituted last year after disbanding all existing science award। तो इस 4 अवार्ड यानी कि विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान टीम, ये चारों अवार्ड जो हैं, पहले जो अवार्ड दिए जाते थे उनके नाम को बदल के
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पहले दिया जाता था विज्ञान के क्षेत्र में, उनके नाम को बदल के 4 कैटेगरियों में इसको बांटा गया है, ठीक है। और ये अवार्ड जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें नाम किसका है, तो विज्ञान रत्न में गोविंद पद्मनाभन 86 ईयर्स के हैं ये। गोविंद पद्मनाभन ए सेलिब्रेटेड ब्लॉकिमिस्ट नोन फॉर हिज वर्क एज मलेरिया पैरासाइट। तो ये इन्होंने मलेरिया के लिए काम किया, गोविंद पद्मनाभन, और इनको जो है विज्ञान रत्न से नवाजा जाएगा। विज्ञान श्री से अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम, जयंत बालाचंद्रा उदगोंकर, नाभा कुमार मंडल और अन्य। तो ये हो जाएगा। विज्ञान युवा के बारे में विवेक पुलस्तिवार ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, केमिस्ट हु वर्क्स एज ए कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। तो विवेक पुलस्तिवार जो है उनको विज्ञान युवा, यानी कि ये 45 साल से कम एज के हैं, और ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिक हैं, जो कि कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी पे इन्होंने काम किया है। फिर उर्वशी सिन्हा रमन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु की ये वैज्ञानिक है। लेनिन एक्सपर्ट इन क्वांटम रिसर्च, इन्होंने क्वांटम रिसर्च के क्षेत्र में काम किया है। रॉक्सी मैथ्यू कोल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इन पुणे, क्लाइमेट साइंटिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया है। विज्ञान टीम में चंद्रयान 3 टीम को विज्ञान टीम के रूप में जो है पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट डे के बारे में दिया जाए तो वर्ल्ड लॉयन डे के बारे में, ये आपको 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये आपको बिग कैट रेस्क्यू, वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्रेडिटेड सेंचुरी डेडिकेटेड टू बिग कैट्स, इंडिया इज द होम ऑफ एशियन लायन फाउंड ओनली इन गिर फॉरेस्ट। तो गिर वन में जो एशियन लायन पाया जाता है वो भारत उस एशियन लायन का घर है। वर्ल्ड बायोफील्ड डे जो है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है, और ये आपको मनाया जाता है 1893 में, जो है वो रुडोल्फ डीजल जो थे, जर्मन इंजीनियर थे, उन्होंने पीनट ऑयल को जो है वो आपको बायोफ्यूल के रूप में यूज किया था 1893 में। तो उस समय से वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है इनकी याद में मनाया जाता है, ठीक है। अगला जो है वो आप में है कि ये वर्ड जो है वो चर्चा में थे। पहला है ड्रग कैप्टागोन, ये जो है कॉमनली नोन एज पुअर मैंस कोकीन, पुअर मैन कोकीन के रूप में इसको जाना जाता है। तो ड्रग कैप्टागोन इसको बोला जाता है। इट इज ओरिजिनली मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी। 1960 में 1960-70 में जर्मनी में इसका निर्माण हुआ था, और ये इंटेंडेड टू ट्रीट अटेंशन डिफिसिट और डिसऑर्डर के रूप में के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पुअर मैन कोकीन के रूप में ड्रग कैप्टागोन को जाना जाता है। बेली ब्रिज के बारे में आपने नाम सुना होगा। तो बेली ब्रिज जो है वो टाइप ऑफ मॉड्यूलर ब्रिज है। दोज पार्ट्स आर प्री बिल्ड so they can be put together quickly as needed. An English engineer, civil engineer named Donald Coleman Bailey, और इसने पहली बार इस ब्रिज को बनाया था, यानी कि द्वितीय वर्ल्ड वार के समय में इसने इस ब्रिज को बनाया था। द इंडियन आर्मी हैज असेंबल्ड ए ब्रिज इन चूरामला टू रिच मुंदकलाई विलेज। तो हाल ही में जो है वायनाड में लैंडस्लाइड आया था, तो भारतीय जो सैनिक थे, भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने इसी वैली ब्रिज का निर्माण किया था। मात्र 24 घंटों के अंदर में इन्होंने वैली ब्रिज का निर्माण किया था। वहाँ लैंडस्लाइड आया था तो सारे जो रास्ते थे वो ध्वस्त हो गए थे। तो मुंडाकाई विलेज से कनेक्ट करने के लिए जो है वो इस वैली ब्रिज का निर्माण भारतीय सेना ने किया था। एन कैरी ट्रेड के बारे में, तो ये जापान का जो है वो वर्ड है, इसको जो है ये व्यापार से संबंधित है। जापान के लोग जो वहाँ से कर्ज लेते हैं और वो दूसरे
जहां अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं वहां इन्वेस्ट करते हैं, तो इस संदर्भ में इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो भी अभी तक आपने पढ़ा उसके आधार पे जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में आप बात कीजिए। तो पहला प्रश्न है, विथ रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये 2018 में यूपीएससी ने पूछा हुआ था। पहला क्वेश्चन है कि पीएसएलवी लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग वेयर एज जीएसएलवी आर डिजाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। पहला ऑप्शन है। दूसरा कहता है कि सैटेलाइट लॉन्च बाय पीएसएलवी appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as view from a particular location on earth। तीसरा ऑप्शन है कि GSLV M3 is the 4-stage launch vehicle which is the first and the third stage using solid rocket motors and the second and fourth stage using liquid rocket engine। which of the statement given above is correct। तो एक जो है वो सिर्फ एक जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुर्स रीजन विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये रसिया में आपको जो है, तो हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि जो यूक्रेन की सेना है वो कुर्स्क रीजन पे कब्जा कर लिया है, जो कि रसिया में पड़ता है। ठीक है, अब अगली न्यूज है, अगला प्रश्न है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल NIRF रैंकिंग इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOSPI और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो ये आपको पता है कि एजुकेशन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, सिलिकोसिस इज ए हार्ट डिजीज दिस कॉज द ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज, it is caused due to exposure of silica dust and silica crystal। which of the following statement are correct। तो ये दोनों सही है। who become the first recipient of the विज्ञान रत्न अवार्ड। तो जी पद्मनाभन, अभी हमने पढ़ा, जी पद्मनाभन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। इस वीडियो में हमने जो 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक के जितने भी करंट अफेयर्स थे उसको बहुत विस्तार से चर्चा किया, और उसमें उसके बाद हमने काफ़ी सारे प्रश्नों को हल किया। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, और ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।